हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपनी एस्टेट पीवाई की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये इसका सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलो 9th क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 9, एस्टेट 2021 2021 में पूछा गया था। टू बॉल ऑफ मासेज m and 2m आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v and v/2 respectively after undergoing a completely inelastic collision। completely inelastic collision है तो इसका मतलब है दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर गई है। दे मूव टुगेदर विद द स्पीड ऑफ v/3। स्टिक करने के बाद वो v/3 से मूव कर रही है। तो द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल, इनिशियल वेलोसिटी बताना के बीच में एंगल बताना है हमें टू बॉल का। सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएट करती हूँ इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक है क्या। सबसे पहले हमारे पास इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो हमारा टोटल मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, इन तीनों में कंजर्व रहता है, ये चीज है। ठीक है, फिर हमारे पास होती है टोटल एनर्जी, तो वो भी तीनों में कंजर्व रहती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलास्टिक में तो कंजर्व होती है, पर इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में, इन इलास्टिक में नहीं होती। इन इलास्टिक के अंदर फिर भी हमारे पास स्मॉल लॉस होता है, पर परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, हीट साउंड की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगर हम इनका बिहेवियर देखें, ठीक है, अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो मतलब कोलिजन के बाद पोस्ट कोलिजन बिहेवियर क्या होगा। जब बिहेवियर, ये क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे जो ऑब्जेक्ट होंगे। सॉरी, ये भी क्या करेंगे, बाउंस बैक। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, और यही केस अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है, जो हम रेशियो पढ़ते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से वेलोसिटी ऑफ ज्वाइन जो होता है वो। ठीक है, इसका वो क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या करती है, 0 से 1 में लाई करती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं इनके एग्जांपल देना चाहूँ तो इलास्टिक कोलिजन क्या है कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो इलास्टिक कोलिजन शो कर देते हैं। ठीक है, फिर इन इलास्टिक का अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे जो, मान लो ये एक कार है, ठीक है, ये दूसरी कार है, ये किसी भी एंगल पे आई है, एनी एंगल पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और दोनों क्या करती है, टक्कर खा के डिफरेंट डायरेक्शन और स्पीड से मूव करने लगती है, बाउंस बैक कर जाती है। टकराई, ऐसे गई, टकराई, ये अपने इधर घूम जाती है। देखा होगा ना, दो में ऐसे टक्कर होती है तो एक इधर घूम जाता है, एक इधर भी घूम जाता है ना, बाउंस बैक करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारे पास, जो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हमारे पास ये क्या है, एक वुडन बोर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बुलेट को फायर करती हूँ तो ये जाके क्या होगी, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है। तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक का। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो हमारे पास क्या था, एक बॉडी थी m1, दूसरी बॉडी थी m2। इसका मास 2m था, इसका मास m था। ठीक है, ये v1 से मूव कर रही है, ये v2 से मूव कर रही है। इन इलास्टिक कोलिजन होने के बाद इनका टोटल मास हो गया 3m, और ये vf से मूव कर रही है। ओके, अब मैं इस पे क्या लगाती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है, m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू
V2 ये इससे मूव करी, ये इससे, ये किसके इक्वल है 3m इंटू वी। ठीक है, इतना तो आता होगा ना आप लोगों को कि इसका लीनियर मोमेंटम प्लस दूसरे वाले का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल का लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम V1 प्लस 2 V2 इक्वल टू 3 VF। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन सारों का मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देती हूँ। तो V1 प्लस 2 V2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 VF। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है हमें इनिशियल वेलोसिटीज के बीच। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ, तो V1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो V1 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 V2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 V1 V2 इज इक्वल टू 3 9 3 6 जा 9 VF का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमसे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमने कोस थीटा लिखना भूल गए हैं। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड का सोल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ना लेते तो हमें, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ना लेते तो हम इसको अंडर रूट में लिखते हैं, अंडर रूट से बचने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, अब V1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V1 की कितनी थी V, V2 हमारे पास क्या गिवन था V/2, आई थिंक यही थी जहां तक मुझे याद है, रो V/3। ठीक है, और VF क्या थी हमारी V/3। ठीक है, तो V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाई V1 तो V स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, प्लस 4 V स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 V1 V2 कोस थीटा इज इक्वल टू 9 V स्क्वायर बाई 3 3 जा 9। ठीक है, V स्क्वायर हमारा सारे में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 प्लस V स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल, और V स्क्वायर तो वैसे हमने पूरे में से एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1। आ गया इतना समझ में। 2 और 1 इधर है, तो 1 माइनस 2 -1 हो गया, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया 120 डिग्री। तो इस उसका मतलब क्या है कि हमारी M1 बॉडी इधर मूव कर रही है। ठीक है, तो M2 है वो इधर 120 डिग्री पे मूव करेगी, तब जाके हमारे पास ये बनेगा 120 पे मूव करेगी। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या आया इन वेलोसिटीज के बीच का। चलो हम देखते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। फोर्थ 120। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, दोनों 120 पे कोलाइड करेंगे तो वो इस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन 10। इसमें वो हमसे क्या कह रहा है कि ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय ये। फोर्स हमें गिवन है, ये है, वेयर एक्स वाई इन मीटर है। ठीक है, द पार्टिकल इज टू बी मूव फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पोजिशन सी। पार्टिकल को कहाँ से मूव करना है, ओरिजिन से सी तक। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। फिर ये पूछ रहा है एफ ए कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन फोर्स अलोंग ओ ए सी में इतना वर्क डन किया है, बी सी में इतना वर्क डन किया है, ओ सी में इतना वर्क डन किया है, बट हमें ये बताना है कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो पहला, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये क्या कह रहा है, एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और कंजर्वेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है सॉरी, कंजर्वेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है,
हमें एक सेटिस्फाई करना होता है इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई मस्ट बी इक्वल टू डी एफ वाई बाई डी एक्स। ये हमें अगर इक्वेशन होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है फोर्स, वरना नहीं है। तो हमें फोर्स क्या दिया गया है यहाँ पे, 2yi प्लस एक्स स्क्वेयर जे। ठीक है, तो इसका एफ एक्स क्या है हमारे पास 2y, इसका एफ वाई क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो डी एफ एक्स अपॉन डी वाई अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ गया, और डी एफ वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 2x आ गया। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एफ वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताओ, अब मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसका मतलब क्या होगा। एक सेकंड देना प्लीज। ओके, थैंक यू। तो इसने हमसे कहा है कि कहाँ गया, कि डी, ये बता रही थी ना, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई और डी एफ वाई बाई डी एक्स, ये किसके लिए, हमारे पास कंजर्वेटिव के लिए। पर हमारे पास तो ये इसके इक्वल आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ऐसा कह रहा है। पर हमारे पास तो इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो हमारा तो पहला ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। पर अगर फिर आगे हमसे वर्क डन निकालना पूछा है, तो मैं आपको एक पाथ का वर्क डन निकालना बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद तो आई थिंक यहाँ से इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले पूछा गया है कि वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग ओ ए सी। ओ ए सी, तो ओ ए सी में अगर हम जा रहे हैं ओ ए सी, तो पहले मुझे ओ ए का निकालना पड़ेगा और फिर ए सी का। ठीक है, उन दोनों को एड अप करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है बी सी के अलोंग, तो बी सी के अलोंग तो ये है। ठीक है, और बीसी के हम कैसे निकालेंगे, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कहा गया, ओसी। ये ओसी, ये भी 2 पॉइंट के बीच में, इनमें हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको ये पहले वाला ही बता देती हूँ ताकि आप समझ पाओ। फिर ये सीधा सीधा तो इस वाले से भी समझ सकते हो आप, जो मैं अभी बताऊंगी। इसमें हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 0 से 5 5। ओके, तो अगर मैं वर्क निकालूं अलोंग ओ ए सी, अगर मैं देखूं तो ए ओ ए सी के लिए जाने के लिए मुझे ओ ए से पहले, ओ से ए जाना पड़ रहा है, फिर मुझे जाना पड़ रहा है ए से सी। मुझे अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं पहले पाथ ओ ए के अलोंग निकालती हूँ, पाथ ओ ए। तो पाथ ओ ए की हमारे पास इनिशियल लाइन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 0। और 0 0 से हम किधर जा रहे हैं, ए पे। ये तो हमारे ओ के हो गए, और ए के हमारे पास पॉइंट क्या है, ये एक्स तो यहाँ पे 5 होगा, ये 0 होगा, तो ये 5 0। ठीक है, इतना क्या है समझ में। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो x हमारा 0 से 5 चेंज हो रहा है, x कहाँ से कहाँ, 0 to 5 चेंज हो रहा है हमारा। और अगर मैं y देखूँ तो y की वैल्यू 0 है, अगर y 0 है तो dy भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इतना आ गया है समझ में। तो हम वर्क डन निकालते हैं, तो अब हम वर्क डन निकालते हैं ओ ए के अलोंग। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा ओ ए के अलोंग, और हमारे पास जो हम यहाँ पे वो एक सेकेंड, जो डिस्टेंस वेक्टर लेंगे वो हम ले लेते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होता है, ये 0 से 5 है। तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो एफ कितना गिवन था हमें, ये रहा, नहीं यहीं से देख लेते हैं, 2y। ठीक है, 2yi प्लस एक्स स्क्वेयर जे। ठीक है, इंटू, ये मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, आपको ये यहाँ देखना, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हमारा इसके इक्वल होता है। ठीक है, कंप्लीट अगर हम एफ डॉट डी एक्स निकालें तो ये इसके इक्वल आएगा। पर हमें यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है, हमें करना है हमारा एफ का डी एक्स के साथ था। ठीक है, तो हमारे पास जो ये y का पैरामीटर है, ये स्ट्रेट का नाम बता रही हूँ, वैल्यू उसी में पुट करनी पड़ेगी। जैसे डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आई, ठीक है, डी वाई जे। तो डी वाई तो हमारा ये 0 आ गया ना, तो ये वाला फैक्टर तो हमारा 0 हो गया।
तो हमने ये सीधा dx इसलिए लिखा है यहाँ पे। आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है, यहाँ से dx आ गया। अब जब हमारा dy 0 है, तो जो हम अगर f, चलो मैं लिख के बता देती हूँ, तो जो हमारा f है 2y प्लस एक्स स्क्वेयर जे। ठीक है, हमारा ये आ गया, इतना आ गया, तो ये जे को जे से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये यहाँ पे 0 ही आएगा। तो हमारे पास ओनली ये और ये दोनों पैरामीटर बचे, तो हम एफ का यहाँ पे कौन से वाला लेंगे? आई वाला ही लेंगे, dx कर रहे हैं तो आई वाला ले लेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो अब यहाँ पे। तो हम सीधा ही करते हैं इसे, इतना इतना तो आप लोगों को समझ आता होगा, मैंने जस्ट कोई कंफ्यूज हो तो आपको बताया है, इतना आपको आना भी चाहिए। जब y के अलोंग हमारे पास चेंज ही नहीं है, तो फोर्स में हम y के अलोंग देखेंगे ही क्या, तो हम x का ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 5 2y इंटू डी एक्स, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी कितनी है? y की वैल्यू, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं है? y का तो हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास बाद में क्या आएगा? 2x आएगा। चलो मैं करके बता देती हूँ, वरना यहाँ से ये सीधा क्या हो रहा है? 0, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो पूरा 0 ही हो जाएगा आखिर में। आ रहा है इतना समझ में? वरना मैं आपको करके बताती हूँ 0 आया कैसे हमारा। तो 2y dx का x हो गया। ठीक है, तो 2y हम x हो गया हमारे पास, ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी है वो रखेंगे, और x की अगर हम लिमिट लगाते हैं तो 0 से 5 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5 टू जा 10y। y की जगह हम क्या रखेंगे? y की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 0 है, तो y की 0 रखेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हो रहा है ये। ओ ए आ गया, तो अब हमें निकालना है डब्ल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, डब्ल्यू ऑफ ए सी में हमारे पास हमें ये देखना पड़ता है कि वो उसके पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 50, ए के 50 है, और सी का हमारे पास क्या है 55। तो आप यहाँ देख रहे हो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास वो क्या वैल्यू है? 5। ठीक है, और डी एक्स 5 से 5 जा रहा है एक्स हमारा, तो डी एक्स क्या हो गया? 0। और वाई हमारे पास कहाँ से जा रहा है? 0 टू 5। अब आप अगर अब मैं सीधा लिखती हूँ तो आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे dx वाला 0 है, तो फोर्स में हमें x वाला कंपोनेंट देखने की तो जरूरत है ही नहीं, dx वाला। ठीक है, मतलब i वाला, तो यहाँ पे हम j वाला लेंगे, तो चलो लेते हैं। तो डब्ल्यू ए सी हमारे पास किसके इक्वल होगा? y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, क्योंकि हमें ओनली y लेना है, तो y तो हमारा 0 से 5 जा रहा है, इंटू dy, और y वाला कंपोनेंट क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एक्स की अगर हम वैल्यू रखें तो एक्स तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, 0 नहीं है, तो 5 5 जा 25। डी वाई का हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई, ये 0 से 5, तो 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हमारा ओ ए से और ए सी में कितना आ गया? डब्ल्यू ओ सी, एक सेकेंड, डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू ऑफ ओ ए सी, तो डब्ल्यू ऑफ ओ ए सी हमारे पास किसके इक्वल हो गया? पहला डब्ल्यू ऑफ ओ ए प्लस डब्ल्यू ऑफ ए सी। ओ ए हमारे पास 0 है, ये 125 जूल है, तो टोटल 125 जूल आ गया। पता लग गया ना हमें कैसे करना है? अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहले तो हम उसके पॉइंट्स लेंगे। सबसे तो पहले हम क्या लिखेंगे? पॉइंट्स क्या है। फिर ठीक देखेंगे हम यहाँ पे एक्स कर रहा है वेरी या वाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम वही वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं कंप्लीट कैलकुलेशन की बजाय। उसके बाद हम देखेंगे जो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, उसको पुट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करके सोल्व कर देंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 में, ठीक है, पूछा गया था ये वाला। तो ये क्या कह रहा है कि द पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2m वेरीज विद टाइम एज ये क्या कह रहा है? एक पार्टिकल का मास है 2 किलोग्राम, वहां पे जो पावर है वो कैसे वेरी कर रही है? 3t² बाई 2। हेयर पी इन वोट, पी किसके अंदर है हमारे पास? वोट में। पी इसने किसमें दे रखा है? वो पावर है तो हमारे पास वोट में ही होगी। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है इसमें? सेकंड में दे रखा है। इफ द इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, हमारे पास टाइम क्या है? 0, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t सेकेंड, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की?
इस क्वेश्चन में एक बार समझ के देखना हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है मास गिवन है, पावर गिवन है, और वेलोसिटीज और सॉरी वेलोसिटीज और टाइम गिवन है। इतना आ गया है समझ? ठीक है, तो अब हम फॉर्मूलाज को कैसे रिलेट करें कि हमें मिल जाए जो हमें चाहिए चीज। और हमें क्या चीज चाहिए? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, हमें ये चाहिए। तो हमें पता है कि पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है? पावर हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमारे पास एक थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब हमें पावर वर्क में रिलेशन है। ठीक है, अब हमें वर्क को किसी तरह निकालना तो होगा। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हमें पता है इनिशियल और फाइनल दे रखी है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम से जो टोटल चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके इक्वल होता है? गैस करो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब इस W को जो है इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं W को K से रिमूव कर दूं, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, डी के अपॉन डी टी हो गया। तो पावर हमारे पास कितनी गिवन है? 3t² बाई 2। तो मैं क्या करूंगी, 3t² बाई 2 लिख देती हूँ पावर को। ठीक है, या अलग अलग करके चलो इधर ला के कर देती हूँ, स्पेस भी है इधर। डी के इज इक्वल टू पी डी टी। ठीक है, के हमारे पास के इनिशियल और के फाइनल इंटू डी के इज इक्वल टू टी। टाइम हमारे पास 0 से 2 सेकंड में देखना है, इंटू डी टी। इतना आ गया समझ? यहाँ पे अब देखो, मैंने एक मिस्टेक कर दी जल्दी जल्दी में कि मैंने पी को बाहर निकाल लिया। पर हम पी को तो बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पी खुद टाइम का पी खुद क्या है? टाइम का फैक्टर है, तो हम इसको बाहर कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह। तो पी की हमारे पास क्या है? वैल्यू रख देते हैं 3t² बाई 2 इंटू डी टी। टाइम हमारे पास 0 से 2 सेकेंड। आई होप आपको इसका समझ आया होगा। अब मैं एक बार ना पहले आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल निकाल के बताती हूँ। तो ये हमारे पास हाफ वी एफ स्क्वेयर होगा। तो हाफ ये है, मास क्या है 2, और वी एफ की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। ठीक है, तो के एफ ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास? वी एफ स्क्वेयर। ठीक है, अब के आई अगर निकालू तो हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो स्क्वेयर ये 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वी एफ स्क्वेयर है, फाइनल। ठीक है, मैं फाइनल को वी एफ ही लिख देती हूँ अभी। ठीक है, ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। वन को क्या करते हैं, फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा के आई इंटू के एफ इज इक्वल टू, इधर करते हैं टी का, तो t³ बाई 3 इंटू 0 से 2। ठीक है, तो के एफ माइनस के आई हमारे पास 0 है, हमें पता है। ठीक है, 2 × 2 × 2 अपॉन 2 × 2 × 2 अपॉन 3। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर नहीं, हमें वैल्यू पुट करनी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ठीक है, तो ये हमारे पास वी एफ स्क्वेयर है -0, और ये 2 × 2 = 4। तो वी एफ स्क्वेयर हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, आई होप कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। मैं एक बार दोबारा रीचेक कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये बाहर चला जाएगा। ×3 तो 2 2 2 2 2
-0। ओके ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, देख लेना, फिर भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो हमारा आंसर आता है 2। ठीक है, आपको पता लग गया हमने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क को हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, आ गया है समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एस्टेट 2022 का 12th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें बोला गया है, एक सेकेंड रुकना। हाँ ओके ठीक है, इसमें हमें कौन सा क्वेश्चन है, एज 2022 में 12th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू एटम इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूलर इज एज फॉलो। ठीक है, ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का। द डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल विल बी। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो डिसोसिएशन एनर्जी जो हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ये मिनिमम एनर्जी है, एक तो हमें पता होना चाहिए। सॉरी, minimum energy required to break the bond, required to break the bond between two atoms, break the bond between two atoms। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी माइनस यू मिनिमम। ओके, यहाँ पे हम यू ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं, तो हम कई बार इसको ये भी बोल देते हैं कि ये डेप्थ का फंक्शन होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है इसलिए। ठीक है, इतना समझ आया। और मैं अगर आपको इसको डिटेल में एक चीज बताना चाहूँ, तो जब हम ये डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं ना, तो हम पार्टिकल को कहाँ से सेपरेट कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं एक्स इंफिनिटी। ठीक है, कहाँ से, उनकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इंफिनिटी तक करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने मान ली एक्स नोड, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी जो आता है वो आता है हमारे पास यू इंफिनिटी माइनस यू मिनिमम। ठीक है, तो जब हम इंफिनिटी पे लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास 0। ठीक है, हमें पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो हमारी पहली टर्म 0 हो जाती है, तो डी हमारे पास माइनस यू मिनिमम आ जाता है। ठीक है, अब आया समझ में। ठीक है, और हमें पता है जब भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है हम उनको माइनस ग्रेड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगा यू मिनिमम, इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास u क्या गिवन है, x का फंक्शन गिवन है और इसकी वैल्यू है a अपॉन एक्स की हाफ माइनस b अपॉन हाफ नहीं है, सॉरी ये 12 है। ठीक है, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है आज खांसी की वजह से, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो इसको अब हम निकालते हैं ये। मैं इसको एक बार कैलकुलेट करके लिख देती हूँ, आप कैलकुलेशन को थोड़ा समझ लेना ताकि खांसी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। और हमारे पास हमें पता है जब हमें पॉइंट्स निकालने हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से -12 डी अपॉन एक्स की 13 प्लस 6 बी अपॉन एक्स इक्वल को क्या आ गया 0। 7 यहाँ से निकल जाएगा, तो -12 भी निकल जाएगा यहाँ से, बचेगा। मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ।
तो यहाँ से अगर हम x6 की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैसे आया यार, जैसे तो मैंने कर ही दिया है, जैसे करेंगे तो ये b ही बचेगा, ये इधर माइनस b ही बचेगा और ये इधर b ही बचेगा। आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, और x हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो मैं इसको x नोट लिख देती हूँ, तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटू 1/6। आ गया इतना समझ में। और हम x नोट 6 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a/, ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें क्या बताना है, यू मिनिमम निकालना है, क्योंकि हमें डिसोसिएशन के लिए यू मिनिमम चाहिए। यू मिनिमम होता है हमारे पास अनस्टेबल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो चलो यू मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास ये पॉइंट आ गया है, इस पे हम यू मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। तो यू क्या वैल्यू क्या था हमारे पास, a/x12 माइनस b/x, a/x12 2a/6 प्लस b/, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2a/b का स्क्वायर माइनस b/2a/b, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो a इंटू बी स्क्वेयर अपॉन 2 2 ज़ा 4a² माइनस वो चला जाएगा, ऊपर जाएगा, b² अपॉन 2a, ठीक है। फिर ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा b² अपॉन 4a माइनस b² अपॉन 2a। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, माइनस b² अपॉन 4a, ठीक है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो चलो, तो बी यू मिनिमम कितना आएगा हमारे पास, डिसोसिएशन एनर्जी क्या है हमारे पास, यू मिनिमम माइनस यू मिनिमम, तो ये आ जाएगा हमारे पास b² अपॉन 4a, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, b² अपॉन 4a। आई होप आपको ये समझ आया होगा, हमें पता है इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस हुआ था, मैं बता देती हूँ। सॉरी। तो डिसोसिएशन एनर्जी होती है माइनस यू मिनिमम के इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमें होती है गिवन, तो हमें पता है F इज इक्वल टू माइनस du/dx को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने यू में पुट किया, जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई, और उसको माइनस करके डिसोसिएशन एनर्जी के साथ लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको एक वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सटेट 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, ये पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल ऑफ मास vertically upward with the speed of 10 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up will be. इसने वर्क डन पूछा है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो मान लो पार्टिकल मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये 20 ग्राम है पार्टिकल, तो हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है जो हमारे पास है, 10 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाई द वर्क डन the work done by the force of gravity during the time the particle goes up, ठीक है। जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हमें वर्क डन निकालना है। अगर ये हमारी मैक्सिमम पोजीशन है तो यहाँ पे भी तो हमारी जीरो हो जाएगी, इनिशियल हमें 10 दे रखी है, और जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी इफेक्ट लग रहा है ओनली जी का लग रहा है, ठीक है। किसका, ओनली जी का है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इफेक्ट है, ठीक है। आ गया, जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज लेते हैं उनको, ठीक है, और इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
तो यहाँ से हम देखें तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GHF। ठीक है, यहाँ पे हम जी को नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि हम मोशन ले रहे हैं अपॉन, तो हम यहाँ पे जी को माइनस ले लेंगे। ठीक है, वी हमारा 0 है तो -10, यू की वैल्यू है 10, 10 टू -10। और हाइट हमारी कितनी है, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से, तभी तो आगे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 10 अपॉन 2 × 10, तो ये 5। हाइट हमारी आ गई 5 मीटर, तो एच आ गया हमारे पास 5 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एफ डॉट एस, यहाँ पे जो हमारा फोर्स कर रहा है ये ग्रेविटी के लिए कर रहा है, फोर्स ग्रेविटी के लिए निकालना है। हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे फोर्स का वैल्यू लेंगे हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे हमारे पास एफ के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी का नेगेटिव आता है, यहाँ पे लिया है ना हमने। तो एम माइनस एम जी इंटू एस को हमने यहाँ एच लिख रखा है। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। ठीक है, अब हमें फिर से एक चीज ध्यान रखनी होगी, यूनिट ये 20 ग्राम है, तो हमें इसे किलोग्राम में चेंज करना होगा। हो गया किलोग्राम में चेंज, जी हमारे पास 10 है, एच हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे -1 जूल वर्क आ गया। तो हमारे पास देखो ये रहा ऑप्शन में, यहाँ पे हमें बस इस वाले टॉपिक में, इस वाले में हमारे पास यही कंसेप्ट था कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे जो होगा हम ऊपर फेंक रहे हैं और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो नेगेटिव साइन लेना होगा, मोशन के अपोजिट काम हो रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट मोशन हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो माइनस है ये क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है ग्रेविटी के। हमारी ग्रेविटी तो इधर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ग्रेविटी इधर हो रही है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ना, ये वाले ये बैक टू बैक पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, क्या करना है, और टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इस तरह से पूछता है। तो चलो हम करते हैं। इसमें हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी। ये क्या कह रहा है, वर्क डन होता है जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। फिर वो क्या कह रहे हैं, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल हो या एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन होता है ऑल फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल, वो कह रहा है वो चेंज हो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं सेकंड स्टेटमेंट ले लेती हूँ, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों हैं। ठीक है, चलो तो भाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, शाबाश अगर आपको पता है तो। ये तो बेसिक थ्योरम है, हम करते भी आ रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, हम सीधा बस याद कर लेते हैं इसका इसके इक्वल है, वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर ये हमें क्या कहती है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। हो रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल वर्क डन, हम वर्क डन तो कर रहे हैं कोई, all the forces acting on the system। ये फोर्सेस क्या है, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है,
इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जैसे भी लगे हुए हैं, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे समझ में, ये क्या कह रहा है, किसी भी एक सिस्टम में पार्टिकल है उस पर किसी तरह का फोर्स लग रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कितनी भी तरह के फोर्स होते हैं, उनका सम है वो जो वर्क डन, उनसे जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो इसमें सेकंड स्टेट में हमें कह रहा है कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम ही कह रही है, का मतलब ये सही है, ठीक है। अब जो हमारी सेकंड थ्योरम ने कहा वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो किसके इक्वल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। चलो दूसरा पढ़ते हैं, अब क्या कह रहे हैं, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द टोटल एनर्जी। तो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है सिस्टम पे, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हमें पता है कि जब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, मैं अभी आपको समझाती हूँ, एक बार ये समझ लो, फिर मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो सेकंड, एक सेकंड रुको, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ मैं ऊपर ही कर देती हूँ, छोटा सा तो है ही। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव वर्क हो रहा होता है, इंटरनल से कंजर्वेटिव वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो हमारे पास वर्क हो रहा होता है, जैसे कि एग्जांपल अगर ले तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्सेस है, ये किसके इक्वल, जब भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो वो माइनस ग्रेड यू के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इसके इक्वल होता है। तो हमें इस वाली इक्वेशन में क्या गिवन है, जो मैं ये फर्स्ट लिख रही हूँ, इंटरनल किसके इक्वल है, एक्सटर्नल प्लस के। अगर मैं यहाँ से इंटरनल निकालू तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल के माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब मैं ऊपर पुट कर देती हूँ इसको, डेल के माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस डेल यू, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारे पास क्या हो गया, डेल के प्लस डेल यू। अब हमें पता है डेल के प्लस डेल यू हमारे पास क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डेल के प्लस डेल यू। आई होप हम आपको समझ आया होगा कि जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स के से वर्क करते हैं तो वो हमारे पास डेल के प्लस डेल यू के इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। आगे इतना समझ आपको, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डेली टोटल, ठीक है। डेली टोटल मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। आई करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। उसमें कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन एक्ट ऑन इट। ये क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहेगी, नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये क्या कह रहा है, उस पर चाहे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, पर उसकी हमेशा क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पर हमें एक चीज पता है, ठीक है, कि चलो मैं आपको ना एक सेकंड देती हूँ, आप एक बार ये दोनों क्वेश्चन पढ़ो और खुद से समझो। दूसरी स्टेटमेंट है द टोटल वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर क्लोज लूप फॉर एवरी फोर्स इज नेचर, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको दे दी है, अब आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम, 1 सेकंड का टाइम देती हूँ मैं आपको। अब ये क्या कह रहा है, अब आप सोच के देखना। चलो इसकी भी पहले स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, वर्क डन इन मोशन ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो। हमने
दो फोर्सेस पढ़े हुए हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो हमने पढ़ा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तब तो ये जीरो होता है वर्क डन, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है तब वर्क डन जीरो नहीं होता है। ये क्या कह रहा है, वर्क डन इन द मोशन फॉर एवरी फोर्स के लिए तो नहीं है, कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गई गलत हो गई। दूसरा कह रहा है द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये कह रहा है कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स लगा दो वो क्या रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये कैसे कंजर्व रह सकती है, टोटल एनर्जी हमेशा, ये आपने हर जगह पढ़ा है ना कि जो चीज कंजर्व रहती है वो किसकी रहती है, आइसोलेटेड सिस्टम की। तो टोटल एनर्जी किसकी कंजर्व रहती है, आइसोलेटेड सिस्टम में। पर यहाँ पे तो हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं तो ये भी हमारी कंजर्व नहीं रह सकती। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है थोड़ा गला रिलैक्स हो जाता है, मैं बताती हूँ। और क्वेश्चन चलो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तभी मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी बता दूंगी, क्योंकि अभी ना गले की हालत है नहीं, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, फिर ढंग से नहीं समझा पाती तो, जैसे कि अभी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव या ये और चलो एक चीज पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एक होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो जो वर्क डन होता है ना कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मतलब अगर हम इस जनरल बोल देते हैं, ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लोज लूप में जब ये हमारा इनिशियल और फाइनल पे वर्क डन डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। पर इसके अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आ गया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि क्लोज लूप में हमारे पास जीरो वर्क आता है, अरे क्लोज लूप में हमारे पास जीरो वर्क आता है, और यहाँ पे हमारे पास जीरो वर्क नहीं आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जहाँ पे होते हैं ना, वहां पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं, जैसे एफ इज माइनस ग्रेड भी कर देते हैं हम। पर यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को सीधा सीधा डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आ गया। और इसमें हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है, प्रिजर्व रहती है सिस्टम की। आ क्या इतना समझ। पर जो ये वाला जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है, इसमें ना तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं और ना ही हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इतना आ रहा है समझ में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नेक्स्ट में और डीप से बता दूंगी मैं आपको, थोड़ा अगर गला बेटर होता है तो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। इधर हमारे पास ये है फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस विस्कस फोर्स। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है भाई, कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है, प्लीज कमेंट करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।